देश की लीगल दुनिया एक नए पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में उलझ गई है। बात हो रही है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स एक लीगल शॉर्टकट बोल रहे हैं, तो कुछ इसे एक जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल का जवाब मांगना कह रहे हैं। तमिलनाडु गवर्नर RN रवि के द्वारा 10 बिल्स को रोक के रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक जबरदस्त जजमेंट दिया था, जिसमें ये क्लियर कर दिया गया था कि गवर्नर किसी बिल पर इनडेफिनाइट टाइम तक नहीं बैठ सकते। साथ ही प्रेसिडेंट को भेजे गए बिल्स पर टाइमलाइन फिक्स की गई थी कि 3 महीने के अंदर डिसीजन लेना होगा। लेकिन अब यूनियन गवर्नमेंट ने इस जजमेंट पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल करके एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया है। इस फैसले ने कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल सर्कल्स में काफी चर्चा छेड़ दी है। हालांकि आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि जहां एक और सरकार इस फैसले को सही नहीं मान रही, वहीं सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने खुद से नहीं बनाई, बल्कि सेंटर के 2016 के खुद के गाइडलाइंस को ही कोर्ट ने अपना लिया है। कैसे, इसके बारे में हम आगे जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी काफी दिलचस्प बात है कि कैसे इस इशू पर कई सारे लीगल एक्सपर्ट्स को डिवाइडेड देखा गया है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन ने सीधा आरोप लगाया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को अंडरमाइन करने की कोशिश है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला और जुडिशियल प्रेसिडेंट सब क्लियर है और रेफरेंस बस एक रास्ता है जिससे सरकार अपने फेवर में ओपिनियन ले सके। उन्होंने इस मूव को एक कॉन्स्टिट्यूशनल सैबोटाज कह दिया है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी स्टैलिन का साथ दिया और सरकार पर एक तरीके से लीगल बाईपास का आरोप लगाया। सिब्बल ने कहा, इफ यू डू नॉट लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, यू सीक अ रिव्यू. If review gets dismissed, you file a curative petition. What you are doing here is, by seeking a reference, you are trying to get an opinion. This is really bypassing the legal process available to them. उनका पॉइंट सिंपल था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आया तो लीगल रूट क्लियर है, पहले रिव्यू और फिर क्यूरेटिव पिटीशन। पर ये रेफरेंस रूट एक तरह से सिस्टम का मिसयूज है। उन्होंने स्ट्रांगली एम्फसाइज किया कि एक ओपिनियन अंडर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन जजमेंट तो होता है और वही प्रिवेल करेगा। लेकिन दूसरी तरफ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस संजय किशन कौल का व्यू अलग था। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट को ये हक है कि अगर उन्हें किसी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पर क्लैरिटी चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांग सकते हैं। उन्होंने बताया, अ रिव्यू अगेन वुड बी बाय द बेंच ऑफ द सेम 2 जजेस। हियर द प्रेसिडेंट इज सेइंग दैट देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इन्वॉल्व्ड। जस्टिस कौल ने आर्टिकल 142 के यूज पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि ये आर्टिकल सिर्फ पार्टीज के बीच के मैटर तक लिमिटेड होता है और इसे प्रेसिडेंट और दूसरे गवर्नर्स पे डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता, जो लिटिगेशन का हिस्सा ही नहीं थे। लेकिन मुद्दा ये भी है कि क्या ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एक प्रेसिडेंट सेट करेगा, जहां हर बार सरकार जजमेंट से खफा हो तो वो प्रेसिडेंट के जरिए एक नया ओपिनियन मांग ले। जस्टिस कौल को लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक रीजन ओपिनियन दे दे तो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड किए जा सकते हैं। What else could have been done here other than seek a reference? I was expecting something like this. उन्होंने कहा। पर कपिल सिब्बल अपने स्टांस पर कायम रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल वाले जजमेंट को एक माइलस्टोन बताया। He said, if there is no time frame, they could sit on bills for months. This is how they intend to destabilize governments. Governors have been interfering ever since this government came to power. सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है कि गवर्नर बिल्स को लंबा पेंडिंग नहीं रख सकते, तो क्या अब एक ओपिनियन से उस ऑर्डर की बाइंडिंग पावर डाइल्यूट होगी, या फिर ये एक हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग है जिसमें हर इंस्टीट्यूशन अपनी बाउंड्री समझने की कोशिश कर रहा है। खैर, फैसला जो भी हो, हमें पता तो जरूर चलेगा। लेकिन जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये टाइमलाइन खुद से फिक्स की हो। 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले के बाद सेंटर ने तुरंत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जरिए सवाल उठाया कि क्या जुडिशरी प्रेसिडेंट पर ऐसे डेडलाइन इम्पोज कर सकती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली आर्टिकल 201 ऐसा कोई टाइम फ्रेम मेंशन नहीं करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि उनका ये डायरेक्टिव कोई नया रूल नहीं है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के 2016 के गाइडलाइंस का ही रिफ्लेक्शन है। कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा है, वी डीम इट एप्रोप्रिएट टू अडॉप्ट द टाइमलाइन प्रिस्क्राइब्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द अफोरसेड गाइडलाइंस एंड प्रिस्क्राइब दैट द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक अ डिसीजन ऑन द बिल्स reserved for his consideration by the governor within a period of 3 months from the date on which such reference is received. ये कहा जस्टिस JB पर्दीवाला ने, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिखा। ये ऑफिस मेमोरेंडम्स जो 4 फरवरी 2016 को इशू किए गए थे, ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट को स्टेट बिल्स पर 3 महीने में फैसला लेना चाहिए। अगर किसी मिनिस्ट्री को बिल में कोई दिक्कत लगती है तो उसे 15 दिन में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इन्फॉर्म करना होता है। अगर डिले होता है तो 1 महीने के अंदर उस डिले का रीजन भी देना होता है। नहीं दिया तो मान लिया जाता है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक और ऑफिस मेमोरेंडम कहता है कि अर्जेंट ऑर्डिनेंस पर 3 हफ्ते का टाइमलाइन है।
अगर कोई सेंट्रल मिनिस्ट्री स्टेट बिल में ऑब्जेक्शन उठाती है तो उन ऑब्जेक्शंस को 1 महीने के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी कोऑपरेट करना पड़ता है ताकि डिले ना हो। जस्टिस पर्दीवाला ने लिखा है, अ perusal of the office memorandums make it clear that a timeline of 3 months has been prescribed for the decisions on bills reserved for the president. A timeline of 3 weeks have been prescribed for disposal of ordinance of an urgent nature. कोर्ट ने ये भी बताया था कि सकारिया और पूची कमीशंस भी ऐसे लेजिस्लेटिव डिलेस को अवॉइड करने के लिए एक्सपीडिएट करने की सलाह दे चुके हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जब सरकार खुद गाइडलाइंस बना चुकी है तो कोर्ट ने बस उन्हीं को जुडिशियल रिकॉग्नाइजेशन दिया है। जस्टिस पर्दीवाला ने क्लियर किया था that the idea of imposing timelines on the various stakeholders would not be antithetical or alien to the procedure that surrounds the discharge of constitutional functions under Article 201. The existence of the two office memorandums further substantiate सच एन इंटरप्रिटेशन। कोर्ट का कहना है कि ऐसे टाइमलाइन से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनती है और यूनियन स्टेट के बीच डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और क्लियर होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर डेडलाइन नहीं भी लिखा हो तो भी जब गवर्नमेंट खुद ही प्रोसीजर सेट करती है तो उस पर अमल करना ही संविधान की स्पिरिट से ज्यादा करीब है। तो देखा आपने कि कैसे एक जजमेंट और एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ने एक नई लीगल और पॉलिटिकल हंगामा क्रिएट कर दिया है, जहां एक तरफ प्रोसेस बाईपास का आरोप है तो दूसरी तरफ क्लैरिटी और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का लॉजिक। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस को सिर्फ एक ओपिनियन के रूप में देखेगा या फिर ये पूरा एपिसोड एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस की शुरुआत बनेगा। फिलहाल लीगल और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स दोनों में ही एक बात गूंज रही है, जजमेंट वर्सेस ओपिनियन किसकी चलेगी? आपका व्यू क्या है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड लीगल अपडेट्स। थैंक यू सो मच। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।